हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर गुरुकुल साइंस क्लासेस। आज हम लोग को पढ़ना है लेसन दूसरे का, जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे अम्ल। तो अम्ल के बारे में हम लोग पढ़े थे कि अम्ल क्या होता है या अम्ल के कैसे गुणधर्म होते हैं, कैसे हम लोग पहचान सकते हैं कि अम्ल हमारा है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अम्लों के भौतिक गुण के बारे में। आज जो हम लोगों को पढ़ना है अम्लों के रासायनिक गुण के बारे में, कि अर्थात क्या अम्ल किस प्रकार से अपक्रिया करके किन किन पदार्थ के या किन किन पदार्थ का बना सकता है। जैसे सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि अम्ल जो होगा, अम्ल का या बात करें धातु के साथ अपक्रिया पढ़ेंगे। धातु के साथ अपक्रिया, तो रिएक्शन विद मेटल, जो अम्ल होता है वो धातु के साथ अपक्रिया करके किस प्रकार का पदार्थ बनाता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि अम्ल सक्रिय धातु के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या करें कि अम्ल सक्रिय धातु के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। उदाहरण में कह सकते हैं कि जब हम या देखते हैं कि कैल्शियम धातु को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या कराते हैं, अपक्रिया कराते हैं Cl के साथ। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या आता है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा और ये यहाँ पर इस तरह से ब्रेकिंग होने के बाद ये माइनस और प्लस चार्ज के साथ यहाँ पर H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो यहाँ से बैलेंसिंग करने के लिए इसको यहाँ पर क्लोरीन 2 परमाणु है, यहाँ पर क्लोरीन 1 परमाणु है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 परमाणु है, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो इसको समीकरण को बैलेंस करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो हम लोग द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत पढ़े हैं उसी के अनुसार समीकरण को संतुलन करने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए इसको यहाँ पर क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे और ये समीकरण हमारा क्या संतुलित समीकरण बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि जैसे सोडियम को लिया गया, सोडियम धातु को H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराएंगे। क्या देखते हैं कि सोडियम धातु को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यहाँ पर 2 माइनस देगा, यहाँ पर 1 प्लस देगा। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर ये सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या होगी, मुक्त होगी। इस प्रकार ये हमारे क्या होते हैं, जो अम्ल होंगे वो धातु के साथ अपक्रिया कर क्या बना रहे हैं, लवण बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं। इसी प्रकार आयरन को ले लिया जाए, HCl के साथ अपक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर FeCl2 फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, मुक्त करेगा। इसी प्रकार ये जिंक को ले लिया जाए, Zn को HCl के साथ अपक्रिया कराया जाएगा तो ZnCl2 जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार हम बहुत सारे अपक्रियाओं को देखते हैं कि जब जो सक्रिय धातु हैं उनको जब हम अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमारा यहाँ पर लवण प्राप्त हो रहा है और हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त हो रही है। उसके बाद दूसरी अपक्रिया देखते हैं, धातु कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया। यहां पर देखेंगे धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया, धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। ठीक है, धातु कार्बोनेट के साथ
अपक्रिया। तो धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया क्या होगा, जब धातु कार्बोनेट को हम अम्ल के साथ अपक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त होगा, ये यहाँ पर लवण बनाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी और जल का निर्माण करेंगे। या लिख सकते हैं कि धातु कार्बोनेट को प्लस अम्ल के साथ अपक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा। उदाहरण देखते हैं कि धातु कार्बोनेट क्या होता है। सबसे पहले Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ अपक्रिया कराया जाएगा तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ से होगी, इसका बॉन्ड ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ से होगा। तो ये यहाँ से सोडियम और यहाँ से क्लोरीन मिलेगा तो ये यहाँ पर NaCl बनाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन जो होता है निकाल देता है, ये यहाँ पर डबल डबल बॉन्ड करके इस प्रकार ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है और इसमें से जो ये डबल बॉन्ड दिखाई ये यहाँ से बाहर निकल जाता है और H2 यानी पानी बन जा बनाता है किसके, जो यहाँ पर ये ऑक्सीजन हमारा हाइड्रोजन बचा हुआ है, ये बचा हुआ हाइड्रोजन और ये निकला हुआ बाहर ऑक्सीजन मिलकर H2O का निर्माण करता है। दूसरी अपक्रिया में हम देख लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जब HCl के साथ अपक्रिया करता है तो ये हमारा यहाँ पर क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O इस प्रकार का पदार्थ का निर्माण करेगा। ये लवण है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये क्या है, हमारा जल है। उसके बाद हम अपक्रिया की बात करेंगे कि जो धातु कार्बोनेट के साथ हो गया, धातु के साथ हो गया, उसके बाद बात करेंगे धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया। धातु ऑक्साइड के अपक्रिया, तो धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करेगा। जब अम्ल जो हमारा होगा वो धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करेगा तो हमारा लवण बनाएगा और जल बनेगा। तो धातु ऑक्साइड उदाहरण देख लेते हैं कि धातु ऑक्साइड क्या होता है। यहाँ पर CaCO कैल्शियम ऑक्साइड को HCl के साथ अपक्रिया कराएंगे तो हमारा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और H2O का निर्माण होगा। तो इस प्रकार का हमारा यहाँ पर क्या बनना है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये हमारा क्या है, लवण है और ये हमारा क्या है, जल है। तो हम कह सकते हैं कि जब धातु ऑक्साइड को अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमारा लवण और जल प्राप्त होता है या लवण या जल का निर्माण होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे या हमको पढ़ेंगे अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अम्लों के उपयोग। अम्लों के उपयोग या अम्लों का क्या उपयोग है, यूज ऑफ एसिड। यूज ऑफ एसिड के बारे में पढ़ेंगे कि अम्लों का क्या उपयोग होता है या अम्लों का क्या क्या उपयोग होता है या अम्लों को किस तरह से उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग। दूसरे बात पर पढ़ते हैं, हम पढ़ लेंगे HNO3 नाइट्रिक अम्ल का उपयोग। तीसरे में पढ़ लेंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग। तो इसका उपयोग बाहर सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करेंगे तो लेड बैटरी में, उद्योग में उद्योग में तथा पेट्रोलियम शोधन में किया जाता है। इसका उपयोग बात करें तो आभूषणों को सफाई करने में किया जाता है। आभूषणों के सफाई में और उर्वरक में किया जाता है, उर्वरक में किया जाता है। और जो क्या जाता है, कुछ ऐसी होती हैं जो दवाइयों के क्षेत्र में भी नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद बात किया जाएगा HCl का कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है उपयोग। तो जो हाइड्रोक्लोरिक का होता है इसका उपयोग वस्त्रों के उद्योग में
तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका उपयोग किया जाता है वस्त्रों के उद्योग के बारे में। इसी के साथ ये जो हमारा अम्ल था, अम्ल समाप्त हुआ। अगले टॉपिक में हम लोग को पढ़ेंगे क्षारों के बारे में। क्षार क्या होते हैं, इनका नेचर क्या होता है, क्षारों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।